हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक जिसमें हम अफ्रीका के बारे में देखेंगे। इससे पहले जो टॉपिक्स हमने कवर किया हुआ है मैप में, उसमें हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप को कवर किया हुआ है। आज हम अफ्रीका पूरा कर लेंगे, इसके पार्ट नहीं होंगे, एक ही पार्ट में कवर हो जाएगा। इसके बाद हम एशिया को देखेंगे, उसके बाद फिर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बचेगा। ठीक है, तो पूरा हो जाएगा 2 दिन में। तो स्टार्ट करते हैं अफ्रीका के बारे में। तो सबसे पहले हम क्लाइमेट के बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो वही तरीका जो हम पहले के कॉन्टिनेंट में यूज करते थे, डिवाइड करना उनको क्लाइमेट जोन में, किस तरीके से डिवाइड करना है ये आपको पता है अगर आप पहले से फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये 10 डिग्री नॉर्थ, ये 10 डिग्री साउथ एंड ये 30 डिग्री, सॉरी ये 30 डिग्री नॉर्थ एंड ये 30 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका डिवीजन करते थे कॉन्टिनेंट का। उसके बाद 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री के बीच वाला जो एरिया हुआ करता था, वो आपको पता होगा कि वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वाला एरिया हुआ करता था। यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया जो बीच में आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा एरिया, ये सारा का सारा एरिया आपको ट्रॉपिकल वेट के अंडर में आएगा, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, जहां पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये उसी तरीके का था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10 डिग्री नॉर्थ से लेके हम 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में चलते हैं, तो वहां पर 3 डिवीजन हुआ करते थे। ईस्ट कोस्ट पर मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, मिडिल कॉन्टिनेंट में आते थे तो वहां पर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट यानी कि ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिलता था। और वहीं जब हम वेस्ट कोस्ट पर जाते थे तो वहां पर डेजर्ट मिलता था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट तभी मिलेगा जब वहां पर वर्षा होगी। ठीक है, अगर वहां पर वर्षा नहीं होगी तो फिर क्या होगा, डेजर्ट होगा। और वो वर्षा क्यों होती थी, क्योंकि वहां पर कोई एक्सटेंसिव वाटर बॉडी हो, तभी तो वर्षा होगी। क्योंकि अब आप इस एरिया में देखें, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच का ये पूरा एरिया देखें, तो इधर कौन सी वाटर, अब ये आपको ट्रेड विंड रहता है इस एरिया में, इस जोन में ट्रेड विंड बहता है, तो ये ट्रेड विंड का डायरेक्शन है। अब आप इधर देख रहे हैं कि कोई वाटर बॉडी है क्या, एक रेड सी आपको दिखाई दे रहा है, और कोई वाटर बॉडी आपको दिखाई नहीं दे रही है। और ये भी आ रहा है गल्फ कंट्रीज से होकर, यानी कि इधर का पार्ट जो है ये सब एशिया वाला पार्ट है। ठीक, तो वो हवाएं जो है, विंड, वो ऑलरेडी क्या है, शुष्क है, उनके पास ह्यूमिडिटी नहीं है। ठीक है, वो एरिड है। तो ऑलरेडी जब रेड सी के ऊपर में आती है, तो आप कंपेयर कीजिए, एक छोटा सा रेड सी, एक छोटी सी वाटर बॉडी क्या इतने बड़े लैंड मास पर वर्षा करा सकती है, या फिर इतना इस एरिया में भी वर्षा वो नहीं करा सकती, वो उतनी बड़ी है ही नहीं। ठीक, तो इस रेड सी का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है वर्षा कराने के लिए। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ कोस्टल रीजन्स जो है यहाँ पर वर्षा हो जाती है रेड सी की वजह से। अदरवाइज यहाँ की हवाएं वर्षा नहीं करा पाती, क्योंकि रेड सी बहुत बड़ा कोई वाटर बॉडी नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से जब विंड आगे निकलती है, तो फिर सवाना का या फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का कोई कंसेप्ट ही यहाँ पे नहीं नजर आता। क्योंकि सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है वहां पर भी वर्षा होती है, लेकिन मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन होती है। लेकिन यहाँ तो पहले ही इस कोस्ट पर वर्षा बहुत कम हो रही है, लगभग ना के बराबर हो रही है, तो फिर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या होगा, डेजर्ट में ही आ जाएगा। तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट होता है, जिसको हम सहारा के नाम से जानते हैं। नॉर्थ अफ्रीका का ये पूरा का पूरा एरिया डेजर्ट है, जिसको हम सहारा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये नॉर्थ काम हो गया। नॉर्थ में अब 30 डिग्री नॉर्थ से आप और नॉर्थ की तरफ जाएंगे, यानी कि ये मेडिटेरियन कोस्ट, ये सारा का सारा आप देख रहे हैं, ये मेडिटेरियन कोस्ट है, एकदम मेडिटेरियन सी के आसपास वाला एरिया। तो यहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा। अब वहां पर आप क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, अब वहां पर भी क्लासिफिकेशन होता था, जैसे कि ईस्ट कोस्ट पर चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट बीच में आपको मिलता था, जो टेम्परेट ग्रासलैंड होते थे, और वेस्ट कोस्ट पर आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता था। लेकिन यहाँ पर आप उसको डिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लैंड मास देख रहे हैं, ये बहुत नैरो है, ये बहुत नैरो है, तो यहाँ पर आप उसका डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरा का पूरा एरिया आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में आएगा, जो मेडिटेरियन सी के आसपास में। ठीक है, अब चलते हैं हम 10 डिग्री साउथ से साउथ की तरफ। तो 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ की तरफ आते हैं, तो अगेन हमें वही क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा 3 पार्ट में, इधर एक पार्ट, यहाँ एक पार्ट और यहाँ एक पार्ट। ठीक है, ये एरिया अगेन ट्रेड विंड का इन्फ्लुएंस होगा, तो यहाँ पर कुछ वर्षा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओशियन का भी इन्फ्लुएंस है, और इंडियन ओशियन का बड़ा पार्ट यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर मेडागास्कर में भी वर्षा हो जाती है, और यहाँ पर आपको ये मोजाम्बिक वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये मोजाम्बिक कंट्री का एरिया, कोस्टल एरिया, यहाँ पर भी वर्षा हो जाती है।
लेकिन यहाँ से जब अगेन हवाएं आगे बढ़ती है तो आपको सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा और उसके बाद डेजर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको नाबीब डेजर्ट है और यहाँ पर आपको अटाकामा डेजर्ट है। ठीक है, अभी हम उसको देखेंगे, लेकिन मैंने बस आपको बता दिया ये है नाबीब डेजर्ट और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर ये है आपको अटाकामा डेजर्ट। ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसी तरीके से आप 30 डिग्री साउथ में जाएंगे तो अगेन नैरो पैच है बहुत, तो नैरो पैच है तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो टिप है यहाँ पर आपको मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो क्लाइमेट का हम इस तरीके से यहाँ पर डिवीजन करेंगे। अब क्लाइमेट के बेस पे एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट हुआ है तो उसको हम आगे देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लाइमेट के बाद लैंडफॉर्म के बारे में देखते हैं हम। तो लैंडफॉर्म में यहाँ पर कुछ मैंने लैंडफॉर्म्स को मार्क किया है जो आपको एटलस में मार्क करना है। मैं नाम बता देता हूँ, ये सारी चीजें आपको मार्क करनी है। ये है एटलस माउंटेन यहाँ पर मोरक्को के आसपास वाले एरिया, ये एटलस माउंटेन आपको पड़ेगा। ये है सहारा डेजर्ट, तो पूरा लगभग नॉर्थ अफ्रीका सहारा डेजर्ट से लगा हुआ है। अगर हम एरिया की बात करें तो पूरे अफ्रीका का करीब 25% लैंड मास यानी कि एरिया आपको सहारा डेजर्ट के अंडर में आता है। ठीक है, और सहारा डेजर्ट में ही आपको एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है, ये है आगर माउंटेन, ये माउंटेन पिक है, तो वो आपको याद रखना है। और वहीं पर आपको तिबेस्ती माउंटेन मिलेगा, यहाँ पर चार्ट के आसपास में एरिया, यहाँ पर तिबेस्ती माउंटेन मिलेगा, इसको भी आपको मार्क करना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आएंगे ईस्ट की तरफ इथियोपिया मिलेगा, तो ये है इथियोपियन हाईलैंड। ओके, नेक्स्ट यहाँ केनिया में एक माउंटेन मिलेगा माउंट केनिया, और यहाँ तंजानिया में एक माउंटेन मिलेगा जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, दिस इज माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये दोनों वोल्केनिक माउंटेन्स हैं। मतलब आज उसमें वोल्केनोज नहीं आते, लेकिन वो डोरमेंट स्टेट में है आज, लेकिन वो वोल्केनो से बने हुए हैं, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा आप यहाँ पर आएंगे, ये वाला हिस्सा यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का साउथ वाला हिस्सा यहाँ पर, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कटंगा प्लेटू। ओके, यहाँ पर आपको मिलेगा कटंगा प्लेटू, और ये वाला जो हिस्सा हो गया यहाँ पर कैमरून के आसपास, यहाँ पर एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है आदमावा आइलैंड। उसी तरीके से यहाँ पर सियरा लियोनी, ठीक है, ये एक सियरा लियोनी बहुत छोटी सी कंट्री है, यहाँ पर एक माउंटेन पीक मिलता है जिसका नाम है लोमा माउंटेन। और ये है गोइनिया, यहाँ पर एक आपको मिलेगा फौदा जलोन, ये भी एक माउंटेन है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर नामीबिया में आएंगे तो यहाँ पर आपको नामीब डेजर्ट मिलेगा, यहाँ पर बोत्सवाना में आपको कालाहारी डेजर्ट मिलेगा, और यहाँ पर ड्रकेन्सबर्ग माउंटेन मिलेगा साउथ अफ्रीका में। अच्छा, मैंने आपको वहाँ पर अटकामा डेजर्ट बताया, शायद कालाहारी डेजर्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने अटकामा डेजर्ट बताया, ये गलत होगा, ये कालाहारी डेजर्ट होगा। ठीक है, ये कालाहारी डेजर्ट होगा, अटकामा यहाँ पर एक प्लेटू है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये लैंड फॉर्म्स है जो आपको एटलस में मार्क करना है। अब लैंड फॉर्म्स के अलावे जैसे कुछ लेक्स भी हैं यहाँ पर, उनको आपको मार्क करना है, वो भी हम देखते हैं, यानी कि वाटर बॉडीज भी हैं, उसको भी आपको मार्क करना है। ठीक है, तो वाटर बॉडीज में आपको क्या क्या मार्क करना है, यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पर रेड सी है। यहाँ पर आप मैप में देखिएगा कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन के बीच में एक स्ट्रेट टाइप का है जिसको हम कहते हैं बाब अल मंदाब, ये आपको मार्क करना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रेड सी और गल्फ ऑफ अदेन को जोड़ने वाली स्टेट या वाटर बॉडी का नाम क्या है, तो बाब अल मंदाब, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में ये पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो इधर आपको यूरोप है, यहाँ पर यूरोप है, और ये अफ्रीका है, और अफ्रीका का ये मोरक्को वाला हिस्सा। ठीक है, तो यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, या फिर इधर अटलांटिक ओशियन है तो अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से जोड़ने का काम करता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे गल्फ ऑफ गुइनिया है। चलिए, अब लैंड में वाटर बॉडीज की बात करते हैं हम, तो कुछ लेक्स है यहाँ पर जिनको हम
अफ्रीकन ग्रेट लेक्स के नाम से जानते हैं। कौन कौन से हैं वो? लेक न्यासा, लेक विक्टोरिया ये वाला, ठीक है, ये है लेक तुर्काना ये वाला एरिया, ये है लेक एल्बर्ट, ठीक है, ये है आपको लेक एडवर्ड, और ये है आपको लेक तंगनाइका, ठीक है, ये आपको मार्क करना है। और उसके अलावा लेक चार्ड यहाँ पर है, इसको मार्क करना है। कुछ रिवर्स है, इंपॉर्टेंट रिवर्स, वो आपको मार्क करनी है, जैसे कि ये नाइल रिवर हो गया यहाँ पर हो गया आपको नाइजीरिया में नाइजर रिवर, यहाँ पर आपको कोंगो रिवर है जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में ये बहती है, और काफ़ी बड़ी रिवर है ये, यहाँ पर इसका एरिया काफ़ी बड़ा है, कोंगो एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज का, ठीक है। तो ये कोंगो रिवर है। यहाँ पर जाम्बिया में एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है जाम्बेजी, जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे में बहती है। और यहाँ पर साउथ अफ्रीका में एक रिवर मिलेगी जिसका नाम है ऑरेंज रिवर, ठीक है, ये मार्क करना है आपको। और इसके अलावा यहाँ पर मोजाम्बिक में एक रिवर मिलेगी, ये रिवर जिसका नाम है लिम्पोपो रिवर, ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज हैं जो आपको मार्क करना है, सराउंडिंग में भी और लैंड पर जो भी लेक्स या रिवर्स हैं इनको आपको मार्क करना है। चलिए अब हम फिजियोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पूरे अफ्रीका को हम किस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो फिजियोग्राफी के मामले में हम पूरे अफ्रीका को 8 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा होगा अफ्रीका, ठीक है। दूसरा हिस्सा साहेल के नाम से जाना जाता है। तीसरा हिस्सा इथोपियन हाईलैंड है ये। चौथा हिस्सा अफ्रीकन ग्रेट लेक्स के नाम से। और पांचवा हिस्सा जिसको हम सवाहेली कोस्ट जानते हैं। और छठा जो है वो रेन फॉरेस्ट। सेवेंथ साउथ अफ्रीकन एरियाज। एंड 8 इसमें जो होगा वो सवाना टाइप में होगा, ठीक है, जिसको मैंने इसमें लिखा नहीं है। अब सवाना क्या है कि एक क्लाइमेट भी होता है और सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन भी आपको देखने को मिलता है। तो वो सवाना जो है ये आप सहारा को छोड़ दे और इधर साहेल को छोड़ दे और ये रेन फॉरेस्ट को छोड़ दे, उसके बाद जितने बचे एरिया हैं वो सारे के सारे सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट या वेजिटेशन में आएंगे। कुछ डेजर्ट है, जैसे नबीब डेजर्ट था, यहाँ पर कालाहारी डेजर्ट था, उसको छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे एरिया जो है ये आपको सवाना टाइप के एरिया में आते हैं, यानी सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट या वेजिटेशन के अंडर में आते हैं। अप्रॉक्स 50% ऑफ लैंड मास ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आपको सवाना टाइप ऑफ वेजिटेशन में आता है, ठीक है। तो किसको किसको छोड़ना है? आपको सहारा को छोड़ना है, साहेल को छोड़ना है, रेन फॉरेस्ट को, और यहाँ पर कुछ डेजर्ट है जैसे नबीब और कालाहारी, इसको छोड़ के सारे एरिया आपको सवाना में आएंगे, ठीक है। सहारा के बारे में आपको पता है, मैंने बताया था कि ये करीब पूरे अफ्रीका के लैंड मास का 25% है ऑफ एरिया पूरे अफ्रीका का, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो सहारा में पॉपुलेशन बहुत कम है, सहारा वाले एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है। अब कोई भी एक्सट्रीम क्लाइमेट देखिए, चाहे वो हॉट डेजर्ट हो चाहे वो कोल्ड डेजर्ट हो, वहाँ का जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। साहेल रीजन की अगर हम बात करें तो साहेल रीजन आपको इधर सेनेगल से लेके वेस्ट में, सेनेगल से लेके ईस्ट में ये सूडान तक जाता है। और साहेल रीजन एक सेमी एरिड रीजन है, ठीक है। साहेल रीजन ये एक सेमी एरिड रीजन है। ये सारी चीजें लिखी हुई हैं आपको इस पीपीटी में, मैं आपको सेंड कर दूंगा, देख लीजिएगा। तो ये सेमी एरिड एरिया है और ये एक ट्रांजिशन जोन है सहारा और सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट में, क्योंकि बाकी रेन फॉरेस्ट को छोड़ के सब कुछ तो सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट ही है, इसलिए साहेल जो है एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है डेजर्ट और यानी कि सहारा डेजर्ट और सवाना टाइप के वेजिटेशन में, ठीक है। तो सेनेगल से लेके सूडान और ये यहाँ पर जो नाइजर रिवर है उसके आसपास में ये सारा एरिया पड़ता है। तो उस एरिया में ये सेमी एरिड एरिया है, यानी कि थोड़ी बहुत यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी रिवर्स है यहाँ पर, और यहाँ पर एक अलग तरीके का मानसून पाया जाता है। अब ये जो गल्फ ऑफ गुनिया देख रहे हैं, गल्फ ऑफ गुनिया के आसपास के जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर एक अलग तरीके का मानसून पाया जाता है जिसको हम कहते हैं स्यूडो मानसून, जिसको हम कहते हैं स्यूडो मानसून। अभी स्यूडो मानसून क्या होता है? देखिए, जैसे हमारे यहाँ के मानसून है या साउथ ईस्ट एशिया में मानसून पाए जाते हैं, वहां पर विंड्स का कंप्लीट रिवर्सल देखने को मिलता है। तो विंड का रिवर्सल का मतलब क्या हुआ? विंड के रिवर्सल का मतलब यह हुआ कि एक इनकमिंग मानसून होगा और एक रिट्रीटिंग मानसून होगा, यानी कि जब हवाएं आएंगी तो वो मानसून लेकर आएंगी तो उससे वर्षा होता है, और जब हवाएं लैंडमास को छोड़ के जाएंगी तब उस समय भी कुछ एरिया में वर्षा होती है, जिसको हम विंड का रिवर्सल कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो गल्फ ऑफ गुनिया के आसपास की कंट्रीज हैं, यहाँ पर विंड्स का रिवर्सल कंप्लीट देखने को नहीं मिलता है।
यानी कि यहाँ पर मानसून आती थी हो, लेकिन मानसून वो जाती नहीं है। ठीक है, तो आते हुए यानी कि इनकमिंग मानसून के द्वारा ही वहां पर वर्षा होती है, अदरवाइज यहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट विंड्स का रिवर्सल नहीं है, इस वजह से इस तरीके के मानसून को हम स्यूडो मानसून के नाम से जानते हैं। तो वर्षा इसकी वजह से भी हो जाती है। तो सेमी एरिड के रीजन में ये पूरा साहेल के रीजन के कॉन्फ्लुएंस, ये इन्फ्लुएंस में आता है। ठीक है, चलिए ये सेकंड हो गया। थर्ड इज इथोपियन हाईलैंड। इथोपियन हाईलैंड की बात करें तो ये बना कैसे, पहले चीज ये इथोपियन हाईलैंड बना हुआ है मैग्मा की वजह से। अब मैंने ध्यान रखिएगा कि मैंने लावा नहीं कहा है, मैग्मा कहा है। मैग्मा यानी कि जो मोल्टेन स्टेट में होता है चीज, वो क्रस्ट के अंडर में होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो करेंट्स होती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, मान लीजिए क्रस्ट है और मेंटल में आपको पता है कि करंट्स चलती है, जिसको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये करंट्स चलती रहती हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि ये अगर गर्म हो और ये इसका क्रस्ट जो है बहुत बड़ा या इसकी जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा नहीं है, तो फिर क्या होता है कि ये जो क्रस्ट होता है वो धीरे धीरे इसका अपलिफ्टमेंट होने लगेगा। ठीक है, ये अपलिफ्टमेंट होने लगेगा और ये डोम शेप में ये बन जाता है ये पूरा क्रस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी लावा निकलता नहीं है, यहाँ पर वोल्केनिक एक्टिविटी होती नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैग्मा की वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर इथोपियन हाईलैंड का निर्माण हुआ है। ठीक है, दिस इज द इथोपियन हाईलैंड। और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अप्रोक्स 80% ऑफ हाईएस्ट माउंटेन पिक्स आपको इथोपियन हाईलैंड में देखने को मिलेंगे। अप्रोक्स 80% ऑफ हाईएस्ट माउंटेन पिक्स, जितने भी बड़े माउंटेन पिक्स हैं अफ्रीका में, उसमें 80% आपको इथोपियन हाईलैंड में देखने को मिलेंगे। ये थर्ड हुआ। फोर्थ की बात करें तो यहाँ पर अफ्रीकन ग्रेट लेक्स। ठीक है, अब अफ्रीकन ग्रेट लेक्स में कौन कौन सी लेक्स आती है यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए, जैसे मैंने बताया लेक न्याशाल, लेक विक्टोरिया, लेक तुर्काना, यहाँ पर मार्क किया हुआ है लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक तंगनाइका, ये सारी आपको ग्रेट अफ्रीकन लेक्स में आती है। फिफ्थ की बात करें यहाँ पर तो फिफ्थ ये है सवाहिली कोस्ट। तो सवाहिली कोस्ट ये सोमालियन कोस्ट से लेके ये मोजाम्बिक कोस्ट तक का ये पूरा स्ट्रेच, कोस्टल स्ट्रेच जो है, इसको हम सवाहिली कोस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बस आपको नाम याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ आपको पूछा नहीं जाएगा, बस याद रखिए चीज। उसके बाद 6 में देखते हैं रेन फॉरेस्ट। तो हम क्लाइमेट वाले में देख चुके हैं पार्ट में कि ये रेन फॉरेस्ट है, ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में पड़ता है। तो इक्वेटोरियल वाला एरिया है, तो यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये 6 हो गया आपको रेन फॉरेस्ट। 7 हो गया ये आपको साउथ अफ्रीका वाला ये ट्रीज, जहाँ पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट वगैरह भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ड्रकेंसबर्ग माउंटेन भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये साउथ अफ्रीकन वाले स्टेज में ही आएगा यहाँ पर। 8 की बात करें तो मैंने कहा कि सवाना, बाकी ये जितने हैं इनको छोड़ के जितना लैंड मास बचा वो सारा का सारा सवाना में आएगा। ठीक है, तो सवाना जो है यहाँ का अप्रोक्स पूरे अफ्रीका के लैंड मास का 50% ही अपने अंडर में लेता है। तो इस तरीके से हम पूरे अफ्रीका को 8 फिजियोग्राफी पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। चलिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं 8 पार्ट में जो मैंने आपको बताया। ठीक है, और ये सहारा के बारे में थोड़ा सा फैक्ट, साहेल के बारे में थोड़ा सा फैक्ट है, ये आपको देख लीजिएगा। जो मैंने बताया सारी वही चीज़ें हैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं। चलिए, क्लाइमेटिक रीजन की तो हमने बात की थी, अब हम क्लाइमेटिक रिलेटेड हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल वेट वाला एरिया कौन होगा, ध्यान रखिए, जो सेंट्रल अफ्रीकन एरिया था जहाँ पर रेन फॉरेस्ट पाए जाते थे, तो ट्रॉपिकल वेट वाला एरिया होगा। तो अलॉन्ग इक्वेटर, गल्फ ऑफ गुइनिया, जहाँ पर आपको सूडो मानसून का भी इफेक्ट होता था, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ईस्ट ऑफ मेडागास्कर, वहाँ पर भी मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ट्रेड विंड का इन्फ्लुएंस था। ठीक है, तो ये ट्रॉपिकल वेट में आएंगे। क्रॉप्स की बात करें तो मेनली इन एरिया में प्लांटेशन ही होता है। हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं, जब से हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं तब से हम शुरू से ही बात करते आ रहे हैं कि जो इक्वेटर आसपास के एरियाज होते हैं, मेनली वहाँ पर जो क्रॉप्स होते हैं वो प्लांटेशन टाइप के ही होते हैं। तो जैसे कि कॉफ़ी, कोकोआ, ऑयल पाम एंड पाइनएप्पल यहाँ पर उगाए जाते हैं। इसके बाद सामाना की बात करें तो सामाना जो कि अप्रोक्स 50% ऑफ लैंड मास कवर करते हैं यहाँ पर, ईस्टर्न एंड साउदर्न अफ्रीका वाला एरिया। यहाँ पर क्रॉप्स की बात करें तो कसावा, पीनट्स, ककम्बर,
वाटरमेलन, मिलेट्स एंड sorghum आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें डेजर्ट की, तो डेजर्ट बहुत सारे हैं। सहारा डेजर्ट की बात करें, साहेल भी एक तरीके से डेजर्ट ही, क्योंकि वो सेमी एरिड एरिया है। कालाहारी डेजर्ट है, नाबीब डेजर्ट है, ठीक है। सहारा, साहेल, तो क्रॉप्स यहाँ पर डेजर्ट में कुछ खास तो होते नहीं है, तो डेट पाम और कॉटन टाइप की यहाँ पर चीजें उगाई जाती हैं। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो कि एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ में मिलेगा, यानी कि अफ्रीका के एक्सट्रीम नॉर्थ जो कि मेडिटेरियन सी के आसपास में लगता है, आपने फिगर में देखा होगा। और सबसे साउदर्न पार्ट वाला एरिया साउथ अफ्रीका का, तो वहां पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलता है। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में अगेन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पर ज्यादा उगाए जाते हैं। तो फिग्स, ओलिव ऑयल्स, ऑरेंज, टोमेटोज, अनियंस एंड लार्ज वेजिटेबल्स, तो वही सारी चीजें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो यहाँ पर उगाई जाती है। और मेडिटेरियन टाइप का एक यूनिक फीचर होता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो समर होती है वो ड्राई होती है, लेकिन जो यहाँ पर विंटर होती है वो रेनी विंटर होती है, यानी कि माइल्ड विंटर होती है, माइल्ड एंड रेनी विंटर होती है। वर्षा जो होती है यहाँ पर विंटर के समय में ही होती है, समर में नहीं होती। ये एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट का। इसके बाद हाईलैंड्स की बात करते हैं। हाईलैंड्स यानी कि जो माउंटेन के टॉप वाले एरिया है या प्लेटू के एरिया है, ठीक है। तो वहां पर भी क्या होती है कि ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ती, तो वहां पर थोड़ा सा कोल्ड, कोल्ड नहीं कहें, कूल टाइप का वहां पर क्लाइमेट होता है। तो वहां पर क्रॉप्स जैसे कि अल्फा अल्फा, पोटैटोज, व्हीट उगाए जाते हैं, जो इथोपियन हाईलैंड्स वाला पर्टिकुलरली एरिया है। तो मैंने कहा कि आपको 80% लगभग जो यहाँ के माउंटेन सीरीज है या फिर माउंटेन्स हैं वो आपको इथोपियन हाईलैंड्स में मिलते हैं। तो हाइट होने की वजह से यहाँ पर गर्मी कम होती है, अदरवाइज कोल्ड नहीं होता, कूल ही रहता है, क्योंकि वो भी एरिया आपको इक्वेटर के आसपास वाला ही एरिया होता है। तो क्रॉप्स वहाँ पे अल्फा अल्फा, पोटैटोज, व्हीट, अल्फा अल्फा एक ग्रास है, ठीक है, ग्रास है जो वहाँ के कैटल्स को खिलाने के लिए ये उगाया जाता है, अल्फा अल्फा। नेक्स्ट फॉरेस्ट्री की बात करें तो फॉरेस्ट्री अब वैसे अफ्रीका में बहुत ज़्यादा बची नहीं है जितनी फॉरेस्ट्री थी कॉलोनियल टाइम पर। डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ की वजह से मैक्सिमम फॉरेस्ट्री यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुकी है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर फॉरेस्ट्री बची है वो आपके सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका में बचती है। वेस्टर्न अफ्रीका यानी कि गल्फ ऑफ गुइनिया के आसपास वाले एरिया, यानी जहाँ पे सूडो मानसून था, और सेंट्रल अफ्रीका जो कॉन्गो बेसिन वाला एरिया था जो कि ट्रॉपिकल के रीजन के आसपास में था, ठीक है। तो हमने देखा है उसको। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा आपको हैवीएस्ट डेंसिटी का फॉरेस्ट मिलता है। तो इस एरिया में जो कंट्रीज पाए जाते हैं, यानी कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न अफ्रीका वाले एरिया में जहां पर ज्यादा आपको रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, वहां पर देखेंगे कि फॉरेस्ट्री का कंट्रीब्यूशन उनकी जीडीपी में मोर देन 60% है। वहीं बाकी के आप ऑन एन एवरेज अगर पूरे अफ्रीका की बात करें तो पूरे अफ्रीका के केस में केवल 6% ही पूरे अफ्रीका के जीडीपी में फॉरेस्ट प्रोड्यूस का आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन जहां पर फॉरेस्ट है वहां पर 60% से भी ज्यादा वहां के जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। एक्सपोर्ट की बात करें तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट ट्रीज के ही होते हैं। ट्रीज की जो वुड्स होती हैं जैसे कि महोगनी हुआ, ओकुम हुआ, इनका यूज होता है। तो महोगनी, ओकुम ये दोनों फर्नीचर बनाने के लिए, आपको हाउस बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, यानी कि जो भी चीज लकड़ी से बनाई जा सकती है वो सारी चीजें इन लकड़ियों से बनाई जा सकती है, महोगनी और ओकुम से। नेक्स्ट माइनिंग की बात करें तो यहाँ पर अफ्रीका में दो मोस्ट प्रॉफिटेबल मिनरल्स हैं, एक है गोल्ड और एक है डायमंड। साउथ अफ्रीका की बात करें तो पूरे अफ्रीका का लगभग 50% प्रोडक्शन गोल्ड का अकेले साउथ अफ्रीका करता है। और वहीं डायमंड के मामले में भी अफ्रीका बहुत फेमस है, वर्ल्ड, ये ग्लोबल मार्केट है डायमंड के मामले में भी। तो ये आपको बोत्सवाना, अंगोला, साउथ अफ्रीका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड नामीबिया, तो ये आप देखेंगे जितने कंट्रीज हैं ये सभी साउथ अफ्रीका के आसपास में ही है। आप मैप देखिए, ठीक है, मैप देखिए थी साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, ठीक है, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, अंगोला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, तो ये सब साउथ अफ्रीका के आसपास में ही है। ये पूरा एक ही पैच है। सॉरी। इसके बाद मेडागास्कर जो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रेफाइट है, और ये वर्ल्ड के एस्पेक्ट में है, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का प्रोडक्शन यहाँ पर मेडागास्कर करता है।
इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट आपको प्लेसेस देखने को मिलेंगे मिनरल्स रिलेटेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड, जैसे कि पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का यहाँ पर नाइजीरिया में पोर्ट हारकोर्ट और लीबिया के तेहरा और बैदा में होता है, अल्जीरिया में होता है। शहर का नाम रखना याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खास करके कंट्री का नाम आप याद रखिए, ठीक है। लेकिन कुछ फेमस है जैसे कि जोहेनिसबर्ग, जोहेनिसबर्ग फेमस है नाम, तो ये आपको याद रखना होगा। तो गोल्ड आपको निकलता है साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में, घाना के गोल्ड कोस्ट से, और ग्रेफाइट मेडागास्कर हो ही गया। कोबाल्ट आपको कटंगा प्लेटो तो याद ही रहेगा, नाम ही है कटंगा, आप कई बार पढ़ते भी हैं। रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलता है। कॉपर आपको मितुम्बा प्लेटो में मिलता है, ये भी आपको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम आपको रोजी माइंस नामीबिया में मिलेगा। टीन आपको नाइजीरिया के जोस प्लेटो में मिलेगा। आयरन ओर की बात करें तो केवल और केवल आयरन अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में मिलता है, और बाकी का अफ्रीका में आयरन नहीं मिलता। कोल की बात करें तो साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया एंड वन के जिम्बाब्वे में आपको ये कोल का डिपॉजिट और उसका एक्सट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये जो कंट्रीज है, इनका आप जब मैप लीजिएगा, आउटलाइन मैप, तो वहां पर आप इनको डिनोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जरूरी है इस तरीके से। वैसे मैं इस पीपीटी को टेलीग्राम पर और अपने ऐप पर मैं अपलोड कर दूंगा। स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में जाइएगा आप ऐप में, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अफ्रीका कंट्री को हम समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास जब होगी हम एशिया स्टार्ट करेंगे, तब से हम क्वेश्चंस भी अब लेना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन जारी रखिए, क्वेश्चन को करने के लिए तैयार रखिए। ओके, नाउ थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।